भाव, भाइयों और बहनों, आज की इस ज्योतिष कक्षा में हम लोग जो बिंदु पढ़ने जा रहे हैं वे होंगे अक्षांश, देशांतर और इनकी ज्योतिषीय गणितों में आवश्यकता। इष्टकाल, संपात काल और चरांतर। ये जो लोग ज्योतिष को गणित सिद्धि के साथ पकड़ना चाहते हैं, विद्या को और अपना अधिकार करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत आवश्यक है इन सभी बिंदुओं को ठीक से समझना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांश की। अक्ष कहते हैं धुरी के लिए, और धुरी का जो विस्तार स्पष्ट होता है वो उसके अक्षांश कहलाते हैं। भौगोलिक स्थिति का जो निर्धारण है वो अक्षांश और देशांतरों के माध्यम से किया जाता है। किसी भी शहर को, उसकी लोकेलिटी को, उसकी स्थिति को दर्शाने के लिए, पकड़ने के लिए, जानने के लिए ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। अक्षांश के बारे में ये कहा जाता है कि ध्रुवोन्नति अक्षांशः। ध्रुव की, मान लीजिए 0 अक्षांश पर ध्रुव की कल्पना कर लीजिए। अब ये ध्रुव उठते 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 अपने स्थान तक पहुंचेगा, तो इस उन्नति के क्रम को ध्रुवोन्नति अक्षांशः, ध्रुवोन्नति को अक्षांश कहते हैं। और जो देशांतर हैं ये देशयो अंतरम देशांतर, दो देशों को। अब यहां पर देश का अर्थ कंट्री नहीं है, देश का अर्थ यहां पर स्थान है। तो दो स्थानों को जानने के लिए, उनके बीच की दूरी को जानने के लिए, और ये हमें उनको समय के रूप में देखने के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सारा जो समय चक्र है वो देशांतरों पर निर्भर है। तो ये जो देशांतर हैं ये पूरब से पश्चिम की दूरी को व्यक्त करते हैं, और जो अक्षांश हैं ये उत्तर दक्षिण की दूरी को व्यक्त करते हैं। अक्षांश केवल 90 उत्तर में और 90 दक्षिण में होते हैं, जबकि देशांतर पूरे 360 पृथ्वी का पूरा गोल चक्र इसमें विभाजित है। तो अक्षांश की जो आवश्यकता है, ये जो ग्रहों का उदय अस्त है, ये आप बिना अक्षांश के उपयोग के नहीं गणित कर सकते। कौन ग्रह किस क्षैतिज पर किस मापांक से उदय हो रहा है, उसके क्या पैमाने, क्या उसकी स्थितियां हैं उदय होने की। उदाहरण के लिए ज्योतिष का एक बहुपरिचित शब्द है लग्न। लग्न एक अलग विषय है,
और हम इस पर आपको अलग से व्याख्यान देंगे, क्योंकि लग्न ही अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। लेकिन यहां हमने केवल अक्षांश के संदर्भ में लग्न का नाम लिया है। सूर्योदय है, सूर्यास्त है, लग्नोदय है, ये सारी चीजें आप अक्षांशों के माध्यम से गणित कर पाते हैं। कौन पिंड किस अक्षांश पर उदित होने में क्या समय ले रहा है, क्या उसकी दशाएं हैं, ये हमें अक्षांश से गणित करना होता है। और जो देशांतर हैं, तो प्राचीन काल में भारतवर्ष का मध्य स्थान उज्जैनी को मान करके ग्रह गणित करने की एक परंपरा थी। उत्तरी ध्रुव से उज्जैनी को होते हुए दक्षिणी ध्रुव को जाने वाली रेखा को दक्षिणोत्तर रेखा या यामोत्तर रेखा कहते थे। वही भारतवर्ष की मध्य रेखा जानी जाती थी। उस रेखा से बल्कन विभु अक्षांश और देशांतरों को दिखाते जा रहे हैं डिस्प्ले में, आप इन पर भी नजर रखिएगा। तो मध्य यही उज्जैनी जो है, इसका देशांतर जो है वो ही समय गणना के लिए लिया जाता था। लेकिन हाँ, जो इससे पूर्व में स्थान होते थे उनका समय उज्जैनी के समय से जोड़कर लिया जाता था, जो पश्चिम में होते थे उनका समय घटा कर लिया जाता था। परंतु इसमें एक समस्या थी कि भारत से जो बाहर के स्थान थे उनकी गणित करने में बड़ी असुविधा होती थी। ये सब देख करके एक विद्वानों के लिए एक विषय सामने आया और उसके आधार पर ग्रीनविच मीन टाइम का निर्धारण हुआ। ग्रीनविच की जो वेधशाला है उसको आधार मान करके वहां से शून्य को शुरू करके पूरी दुनिया के देशांतरों का हिसाब लिया गया और सारे देशों का समय एक सुव्यवस्थित व्यवस्था से जाना जा सके, इसके लिए हर देश के एक देशांतर को मानक कर दिया गया। जैसे कि हमारे भारतवर्ष के लिए 82-30 का अक्षांश देशांतर, जो इलाहाबाद प्रयाग में से होकर गुजरती है जो रेखा, उस रेखा को मानक मान लिया गया। भारतीय मानक समय मान, जिसको IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसके लिए 82 अंश 30 कला या 82.5 का जो लॉन्गिट्यूड है उसको निर्धारित किया गया। अब इसका अर्थ यह हुआ कि आप ये समझ लीजिए कि पूरे 360 देशांतर है। पृथ्वी का एक पूरा घूर्णन 24 घंटे का समय लेता है और इस घूर्णन में
360 देशांतर पूरे हो जाते हैं। क्या अर्थ हुआ कि 24 घंटे में 360 अंश, तो एक अंश के लिए कितना समय निकला? तो आप 24 को 60 से गुणा करिए, उनके मिनट बना लीजिए, निकाल लीजिए। 24 गुणा गया 60, 1440। तो ये 1440 में आप 360 का भाग देंगे। एक घंटा 15 मिनट का हुआ, 1 घंटा 15 मिनट का हुआ, इसमें 15 अंश का समय 15 अंश के देशांतर जा रहे हैं। तो एक अंश पे 60 में आपने 15 का भाग किया तो 4 मिनट, वही जो 1440 में कह रहा था। अगर आप 1440 में 360 का डिवीजन करते तब भी आपको 4 मिनट एक अंश के लिए मिलता। अब आपके सामने एक स्थिति बड़ी स्पष्ट हो गई है कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड डिफर्स फॉर 4 मिनट ऑफ टाइम। यानी एक स्थान से अगर दूसरा स्थान एक अंश की दूरी पर है तो उसके लोकल टाइम में, उसकी स्थानीय समय की गणना में 4 मिनट का अंतर होगा। और ये अंतर कैसे होगा? कम होगा या अधिक होगा? तो इसका यह है कि अगर अक्षांश देशांतर बढ़ रहा है तो अंतर बढ़ेगा, और अगर घट रहा है तो अंतर घटेगा। मान लीजिए, एक उदाहरण आप लीजिए, बढ़ेगा और पश्चिम की तरफ घटेगा। एक उदाहरण आपको हम देते हैं। अमेठी एक है उत्तर प्रदेश में। अमेठी का अक्षांश है, देशांतर है 81 डिग्री 50 मिनट। ये आप पंचांग में दिए हुए हैं हमने, और इसके आप पेज नंबर 99 आप अगर देखेंगे, पेज नंबर 99 में अमेठी दिया हुआ है 8150। 8150 ये अमेठी का लॉन्गिट्यूड है। अब आप अमेठी के लोकल टाइम का आधार ढूंढना चाहेंगे तो आप सीधे सीधे 81 पेज नंबर 99, पेज नंबर 99 इसमें अमेठी को हाईलाइट कर दीजिए, और अमेठी का आप देखेंगे 8150। ये अमेठी 8150, वेरी गुड। अब अगर आप इसके टाइम का मान निकालेंगे तो 8150 को आप 4 से गुणा कीजिए। 8150 8150 को इंटू 4, ये मिनट है, और ये आएंगे आपके 327 मिनट एंड 20 सेकेंड। 4 से 50 को गुणा किया तो 200 आया, 200 में से 60 दिया 180, 3 मिनट पूरे बन गए, 20 सेकेंड बच गए। तो ये 20 यहां का, और अब 4 से 81 को गुणा किया तो 4 एक 4 और 4 अठे 32, 327। तो 327 मिनट और 20 सेकेंड। तीन सौ सत्ताईस मिनट
और 20 सेकेंड, और 327 मिनट 20 सेकेंड। ये उसके लॉन्गिट्यूड का मानक आ गया। अच्छा, अब आप देखिए उसी के नीचे एक जगह है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर बिल्कुल अमेठी के से ही थोड़ा आगे चल करके अमेठी का है 8550। वो था 8150 और भुवनेश्वर है 8550 पे। भुवनेश्वर वही पेज है, पेज नंबर 99। अभी भुवनेश्वर आया आपका 8550, बिल्कुल करेक्ट। अब धीरे धीरे आप लोगों को ये गणित का विषय शुरू हो जाएगा सारा। तो अच्छा ये होगा कि आप लोग अपने पास भी एक रजिस्टर, पंजी और पेन लेके, और इसका थोड़ा सा तात्कालिक अभ्यास भी जो बनता है वो करें, और बाद में भी अभ्यास करें। इन चीजों की आपको बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तो 8550 ये आया आपका 3:43 मिनट 20 सेकेंड। अब देखिए आप दोनों स्थानों का टाइम डिफरेंस, 3:43:20 में से आप 3:27:20 का समय घटा दीजिए। थ्री फोर्टी थ्री ट्वेंटी 3:43 मिनट 20 सेकेंड। अमेठी बिल्कुल करेक्ट। भुवनेश्वर के समय में से अमेठी का समय 3:43:20 और 3:27:20। ये आया आपका एग्जैक्ट 16 मिनट। सोलह मिनट का डिफरेंस आया। अब आप देखेंगे कि भुवनेश्वर का लॉन्गिट्यूड है 8550 और अमेठी का है 8150। इनका अंतर 4, तो वो 4, 4x4 का 16 मिनट यहां भी आ गया। अब आप अमेठी के आगे देखेंगे कि अमेठी के आगे देशांतर के बाद अक्षांश दिया है, और अक्षांश के बाद 2 मिनट 40 सेकंड का डिफरेंस दिया है। ये है वो डिफरेंस जो आपको समझना है, बहुत आवश्यक है। ये आगे 2 मिनट 40 सेकंड का डिफरेंस दिया है। ये 2 मिनट 40 सेकंड क्या है? तो ये है भारत के मानक समय मान के साथ अमेठी के टाइम का डिफरेंस। और ये कैसे निकलता है ये भी आपको जान लेना है। वैसे तो देखिए जिन कुछ स्थानों के हमने यहाँ दिए हुए हैं, डिफरेंसेस दिए हुए हैं, इन डिफरेंस का मतलब क्या है ये सब आपको अभी अभी आ रहा है। यहाँ डिफरेंसेस दिए हुए हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अपनी आंखों अपनी नजर से अधिक विश्वसनीय कुछ नहीं।
हम पंचांग टाइप कर रहे हैं, पता लगा टाइपिंग में ही गलती है। हमने मान लीजिए ये 2:40 की जगह 2:60 2:55 दिया होता, तो आपको ये डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। यानी पंचांग में डिफरेंस दिया हुआ ये एक अलग तथ्य है, बट इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। ज्योतिषियों में गणित का धीरे धीरे बड़ा ह्रास हो रहा है, कमी हो रही है, घट रहा है। एक थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा, लेकिन कई जगह आजकल सॉफ्टवेयर से हॉरोस्कोप निकल रहे हैं, और मैंने खुद देखा है। मैं बात को ज्यादा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना आपको बताना जरूरी है कि पता लगा कि वहां टाइम कुछ का कुछ लिखा हुआ है, और वो व्यक्ति उस जन्मपत्री को लेके घूम रहा है कि मेरी जन्मपत्री, मेरी जन्मपत्री, मेरी। और सच्चाई ये है कि उसमें इतनी बड़ी गलतियां हो गई कि वो उसकी है ही नहीं वो। जब से कंप्यूटर की सुविधा का हमको लाभ मिला, तब से हमारी जो गणित में परिश्रम वृत्ति थी वो, उसको बड़ा नुकसान हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों को ये बहुत खास तौर से कह देना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति ज्योतिष में आगे बढ़ना चाहता है, उसे गणित से प्रमाद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। गणित का प्रमाद बड़ा नुकसानदायक। तो ये आपको आना चाहिए। भारत का जो मानक समय है वो है 82:30। इसमें से आपने अमेठी का 81:50, तो इसका अर्थ ये हुआ कि 82 से पहले है ये 81:50। पहले है का अर्थ ये हुआ कि ये माइनस डिफरेंस है। इसीलिए इस माइनस डिफरेंस में आप देख रहे हैं कि वहां 0 - 0240 लिखा हुआ है। यानी भारतीय समय मान में आपको 2 मिनट 40 सेकंड का समय घटाना होगा, तब अमेठी का लोकल टाइम निकलेगा। ये है वो 2:40। अब ऐसे ही इस 2:40 को नोट कर लीजिए। अब फिर भुवनेश्वर पे आइए, फिर भुवनेश्वर पर आइए। भुवनेश्वर का है 85:50। और भारत का मानक लॉन्गिट्यूड है 82:30। इनका डिफरेंस किया, बीस चौको 80, एक, और ये 13 हो गया। अब देखिएगा आप कि ये 13 मिनट 20 सेकंड, और चूंकि भुवनेश्वर जो मानक लॉन्गिट्यूड है उससे आगे है, इसलिए ये प्लस हुआ। यानी अगर आप भुवनेश्वर के समय से भारत के मानक समय को जानना चाहेंगे तो आपको घटाना पड़ेगा टाइम। और अगर मानक समय से आप भुवनेश्वर का समय जानना चाहेंगे तो आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो उससे आगे है, प्लस है, अधिक है। अब देखिए आप कि 13 मिनट 20 का प्लस डिफरेंस है भुवनेश्वर का, और 2 मिनट 40 सेकंड का माइनस डिफरेंस है अमेठी का। तो इन दोनों में कितना अंतर हो गया? ये 13:40, और वो माइनस में 3:20, ये दोनों जुड़ जाएंगे और टोटल डिफरेंस हो जाएगा आपका वही 16 मिनट। माइनस माइनस, ये 16 मिनट का डिफरेंस हो गया।
तो किसी भी स्थान का मानक समय जानने के लिए आपको उस मानक समय के सापेक्ष उस स्थान के देशांतर को समझना होगा। और ये ऐसा नहीं है कि आपने भारत के लिए निकाला, यदि आप किसी और कंट्री का निकालना चाह रहे हैं तो उस कंट्री का भी आपको मानक लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए, और उस मानक लॉन्गिट्यूड के अनुसार उस का आप स्टैंडर्ड टाइम जानेंगे या उस देश का उस स्थान का लोकल समय जानेंगे। तो ये एक खास बात है जो आपको देशांतर से मिली है। और ये जो देशांतर का हमने इसमें बहुत से जगह दी हुई हैं, एक बात इसमें और जानने की है कि आपने देखा कि हमने एक समय परिवर्तन तालिका दी हुई है। मान लीजिए आप दिल्ली का सूर्योदय यूज कर रहे हैं पंचांग में, और आप अपने स्थान का जानना चाह रहे हैं, तो वहां भी आपको ये बात ध्यान देनी होगी कि आपका स्थान और वो स्थान जिसका वो पंचांग बना हुआ है उसके देशांतर का डिफरेंस क्या है। ऐसे ही अगर आपको उदय अस्त का ध्यान देना है, ग्रहों के उदय अस्त का ध्यान देना है, तो आपको फिर वहां का अक्षांश भी देखना पड़ेगा। क्योंकि जो पंचांग, जैसे इस पंचांग में हमने सूर्योदय दिया है, ये सूर्योदय इस पंचांग में जो लिए गए हैं ये दिल्ली के लिए, यानी दिल्ली के अक्षांश के लिए और दिल्ली के देशांतर पर गणित है। अब सवाल ये कि अगर आप अपने स्थान के लेना चाह रहे हैं तो आपको दिल्ली के सापेक्ष आपके स्थान के जो लॉटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। हमने इसमें कुछ स्थानों के लिए परिवर्तन दे रखे हैं, लेकिन अगर आपका स्थान इनमें से नहीं है तो आपको हमारे द्वारा दो तरीके हैं, आपको आपके स्थान की भी परिवर्तन तालिका मिल जाएगी। तो उसके दो तरीके ये हैं कि या तो ये हो जाए कि हमको, जैसे हमारे एक पेज में 26 स्थान एक कॉलम में हैं, अगर आप लोगों में से ऐसे लोगों की मांग आ जाती है कि हमको पूरा एक पेज देना है तो हम उन सब स्थानों को इसमें जोड़ देंगे। लेकिन मान लीजिए कि आपका स्थान इसमें नहीं है और आपको असुविधा हो रही है लग्नों को जानने की, क्योंकि अब जैसे सुबह आप संकल्प पूजा में संकल्प, यज्ञ में संकल्प का, तो उसमें तात्कालिक लग्न का निर्धारण, लग्न मुहूर्त जानना होता है, तो उसके लिए आपको वो करेक्शन जानना है, जरूरी संशोधन जानना है। तो ऐसी स्थिति में भी हम आपकी एक सहायता कर सकते हैं, और वो ये है कि आप क्या, अगर स्थान इसमें नहीं है तो आप हमें बताइए, हमारे व्हाट्सएप पर आप अपना संदेश भेज दीजिए और हम आपके लिए आपके स्थान के पूरे जो परिवर्तन तालिका है वो आपके लिए भेज देंगे। ये बात एक अतिरिक्त बात हुई, ये देशांतर का विषय लगभग पूरा हुआ। और आपको जो है इसमें एक चीज और अभी हमको बतानी है, लेकिन वो है संपातिक काल। लेकिन संपातिक काल पर जाने से पहले हमारे दो लोग यहाँ पर, जिनका मैं बहुत आभार भी प्रकट करता हूँ, हमारे हिमांशु जी और आचार्य विवेक वरुण जी, इस ग्रुप में और इस पाठ में भी हमेशा उपलब्ध रहते हैं, और काफी उनकी तरफ से प्रोत्साहन हमको भी मिल रहा है। देखिए ऐसा है कि वो एक बात आती है ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, नाचने वाले की तो बात है ही है, पर बात देखने वालों की भी है। अब हम
देखिए आज आप 30 लोग हैं यहाँ पर, तो हमको अच्छा लग रहा है। जो हम बता रहे हैं ज्योतिष के विषय में, पंचांग के विषय में, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि ज्योतिष ज्ञान के अभाव में वर्तमान में जो पंचांग चल रहे हैं, ये पंचांग सर्वथा गलत चल रहे हैं। मुझे ये कहना होता है, यद्यपि मुझे ये सब कहने में बहुत खुशी नहीं होती है, कुछ भी खुशी नहीं होती, लेकिन मुझे कहना इसलिए होता है क्योंकि ये सच है। तो मैं ये चाहता हूं कि लोग पंचांगों के सच को समझें, मेरे साथ जुड़े, मेरी सहायता करें। अगर मैं सच को आगे ला रहा हूं तो उस सच को आगे बढ़ाने में आगे आए। क्यों छप रहे हैं हमारे पंचांग गलत सिद्धांतों से हट करके? और क्यों नहीं हमको ये मालूम है कि पंचांग का सिद्धांत क्या है? तो मुझे बड़ी खुशी है, मुझे पता लगा है कि आज आचार्य विवेक वरुण जी आप लोगों से कुछ विशेष इस संदर्भ की बात भी रखना चाह रहे हैं। तो मैं तनिक समय उनको दे करके और फिर संपात की गणना पर आ रहा हूं, संपात काल की गणना पर आ रहा हूं। आचार्य विवेक वरुण जी। धन्यवाद श्री आचार्य जी, आपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय मेरे को दिया। मैं हम सभी विद्यार्थियों की ओर से आचार्य जी का शतशः धन्यवाद करता हूं कि ये अमूल्य विद्या आपके द्वारा हम सबको प्राप्त हो रही है। और जैसा कि आपने हमारा नाम लिया, हिमांशु जी का मेरा, तो हम लोग विद्यार्थी हैं आपके और आपसे विद्या प्राप्त कर रहे हैं। निश्चय ही जो आप हमें विद्या दे रहे हैं वो हमारे लिए अमृत के समान है। और वेद विद्या की प्राप्ति के लिए ये नेत्रों का प्रयोग, नेत्रों के रूप में हमारा मार्गदर्शन करने वाली है ये विद्या। इस विद्या का महत्व समझकर हम सब इतने सारे विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हैं। और वास्तव में ये वेद का एक अंग, जिसके विषय में हम गहरी जानकारी आचार्य जी से प्राप्त कर रहे हैं, और उसको जानकर हम आगे भी और भी आचार्य जी से विशेष लाभ प्राप्त करेंगे। पर यह बात निश्चित है कि जो विद्या देने वाले होते हैं वो निश्चय ही वे बड़े होते हैं, और उनके आशीर्वाद से ही, उनकी कृपा से ही हमें विद्या प्राप्त होती है। तो निश्चय ही आचार्य श्री दार्शनिक लोकेश जी और विभू जी दोनों का जो बहुत बड़ा हमें ज्ञान के माध्यम से आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, तो उसके लिए हम सब आचार्य जी के प्रति कृतज्ञ हैं। मैं एक अपील करने के लिए मैंने समय लिया है, और वो ये है कि हम जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर हैं और वो हम बहुमूल्य अनमोल इस विद्या को प्राप्त कर रहे हैं, परंतु कोई भी कार्य अर्थ के बिना संपन्न नहीं हुआ करता है। और जैसा कि आचार्य जी ने भी बताया कि यह जो अशुद्ध पंचांगों का जो एक परंपरा अशुद्ध पंचांगों की चल रही है, उससे उसके विरुद्ध, या उससे कहें कि उसको लोगों को समझाने के लिए कि उसमें कुछ कमी है, गलती है, उसके लिए भी बहुत अधिक बल लगाने की आवश्यकता है। तो वह बल अर्थ के बिना संपन्न नहीं होता है। हम देख रहे हैं कि जो लोग प्रचार करने वाले हैं वे गलत बातों का प्रचार भी कितने बड़े स्तर पे करते हैं।
लेकिन जो हम आर्य हैं वो इसमें थोड़े से पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हम लोग प्रचार नहीं कर पाते। और प्रचार करने के लिए अर्थ की कितनी बड़ी आवश्यकता है, हम ये जानते हैं और समझ भी रहे हैं कि ये बात सत्य है। जो विद्या हम ग्रहण कर रहे हैं आचार्य जी से, वो बिल्कुल ठीक है, और उसके पीछे बहुत सही आधार और हेतु हमको बताए भी जा रहे हैं। तो ये सब प्रचार कार्य कैसे संपन्न होगा, उसके लिए हम सबका एक उत्तरदायित्व बनता है कि हम सब मिलकर इसके प्रचार के लिए आर्थिक सहयोग करें। तो ये मेरा एक निवेदन सभी से, हम सब विद्यार्थियों से है, और मेरी एक अपील है, पुरजोर मैं अपील इसके लिए आप सबसे करता हूं कि सत्य को जिताने के लिए, सत्य को आगे लाने के लिए, उसके प्रचार के लिए जिस धन की आवश्यकता है, उस धन को हम अपने पवित्र कमाई में से जुटाएं और उसके लिए हम उस कार्य को आगे बढ़ाने में साथ दें। तो ये मेरी एक अपील है, ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आर्य जो कार्य करते हैं उसमें निश्चय ही सफलता प्राप्त हो, निश्चय करके हम उसमें विजय प्राप्त करें। उसके लिए जो जो संसाधन है, तन मन धन इत्यादि से हम उसको लगाने के लिए तत्पर हो जाएं। तो जैसा कि मैं देख रहा हूं हाथ भी खड़े हो रहे हैं, वे सब इस बात के लिए तैयार हैं कि भी आर्थिक सहयोग करेंगे। मैं आप जो जो लोग इस कार्य के लिए, सब लोगों ने इस प्रकार से हाथ खड़ा करके और समर्थन किया है, मैं उन सब का भी धन्यवाद करता हूं। और बाकी सबसे, और जो लोग उपस्थित नहीं हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उन सब से भी मेरी विनम्र प्रार्थना है कि ये बहुत पुण्य का कार्य है, और निश्चय ही हम इस विद्या को प्राप्त करने के सौभाग्यशाली हैं, और इसमें हम सब मिलकर योगदान करें। इसके प्रचार के लिए हम विशेष बल लगाएं, स्वयं भी, तन से भी, मन से भी, जितना हो सके, और साथ में धन से भी। ये हमारा कर्तव्य है। तो जैसे कि अभी अपील मेरे को इन कॉल मैसेज में मिली है कि खाता दें, तो उसके लिए हमारे जो हिमांशु जी हैं, गुरुकुल क्रांति के संस्थापक हैं, उनके वे जो है अकाउंट नंबर भी दे देंगे, और उनका जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी जो है, उस पे भी उनका पेटीएम वगैरह है। वो अभी मैं समझता हूँ कि वो अकाउंट डिटेल्स भी आपको सारा दे देंगे, जो हमारे गुरुकुल क्रांति संस्था की है, उसके बारे में पूरी बात भी बताएंगे। और मैं समझता हूँ कि अधिक समय ना लेता हुआ, थोड़ा सा ये सबसे मैं विशेष रूप से जो वीडियो देखने वाले सज्जन महानुभाव हों, उनसे भी मेरा ये निवेदन है, अपील है कि अधिक से अधिक मात्रा में, अधिक से अधिक धन का सहयोग करके, और इस पवित्र यज्ञ कार्य में, जो ज्ञान यज्ञ है, इसमें अपनी आहुति देकर इस यज्ञ को सफल बनाने में हम सब मिलकर सहयोग करें। और आचार्य जी के को भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम सब मिलकर इस जो पवित्र यज्ञ आपने प्रारंभ किया हुआ है, उसमें निश्चय ही हम सब मिलकर आहुति देंगे, और साथ, आपके साथ में ही रहेंगे। हम आपके हर कार्य में, हम सब जो आपके शिष्य हैं वो पूरी तरह से साथ देंगे, और इस कार्य को हम सब मिलके आगे बढ़ाएंगे, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ हम सब की ओर से। तो इतना कह के मैं विराम करता हूँ, और मैं समझता हूँ मेरी अपील को सभी जो विद्यार्थी हैं और जो भी श्रोता हैं वो अवश्य ही सुनेंगे। इतना कह के विराम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, मैं कृतज्ञ हूँ आपके इन भद्र भावों के लिए। सबसे बड़ा भाव मैं समझता हूँ, अपने आप को गुरु समझने से भी कई बड़ा भाव है अपने आप को विद्यार्थी समझना। मेरा तो अपना अनुभव ये है कि व्यक्ति के लिए जीवन में गुरु बनने का नंबर तो शायद कभी आ भी नहीं पाता, क्योंकि
एक विद्यार्थी भाव को पूरा करने के लिए सारी उम्र भी बहुत कम है। ये उदात्त भाव जो आप में है, मैं इसके लिए सही शब्द प्रशंसा के प्रस्तुत करूं, ये मेरी सामर्थ्य में नहीं है। आप लोग ठीक है, इस पंचांग सुधार यज्ञ से जुड़ करके पुण्य के भागी बनेंगे ही, तो निश्चित ही ये एक बहुत बड़ा कार्य है जो आपके कमल करों से संपन्न होने जा रहा है। मैं जानता हूं, एक बात कह करके पूरा करता हूं कि मैं कभी सोच भी नहीं पाता था कि मैं आज जिस स्थिति में पहुंचा हूं उस स्थिति में पहुंच पाऊंगा। मैंने एक घोषणा की थी कि कभी अगर कोई व्यक्ति 100 पंचांग वितरित कर देगा तो मैं उस पे आगामी पंचांग में एक पृष्ठ प्रकाशित करूंगा। मुझे लगता था कि ये असंभव कोई कर ही नहीं पाएगा। हेलो, लेकिन एक बहुत बड़े हर्ष की बात है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही क्लियरली, थोड़ा लाउड बोलिए। बीइंग एम्पावर्ड जी, आवाज आ रही है, आप अपना स्थान परिवर्तित करें जी। आचार्य जी जारी रखें। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे हिमांशु जी ने आज की तारीख तक 104 पंचांग वितरित कर दिए हैं। ये बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है। मैं बहुत ही उनका धन्यवाद करता हूं और मुझे लगता है कि सत्य अपना स्थान स्वयं ले रहा है। हम तो सत्य के लिए सिर्फ सर अभी भी आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैं पूरी ऊंचाई से बोल रहा हूं, कोई और कमी होगी इसके लिए क्षमा आचार्य जी, कीजिएगा। उत्तम आवाज आ रही है, कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छी आवाज तो अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। कृपया तो हाँ, जिनको आवाज नहीं आ रही है वे कृपया बार बार व्यवधान न करें। आपसे करबद्ध निवेदन है, आप कृपया अपना स्थान परिवर्तन करें या कोई और उपाय करें। आपका नेटवर्क में आपकी दिक्कत हो सकती है। हम सभी को बहुत सुंदर आवाज सुनाई पड़ रही है। तो कृपया मैं आपसे निवेदन करूंगा, कृपया अगली बार इस प्रकार से बीच में व्यवधान उत्पन्न ना करें। आचार्य जी कृपया शुरू करें। तो बहुत बहुत आभारी हूं मैं आप सबके इन भद्र भावों का, और लगता है कि सत्य की सुनाई आगे बढ़ रही है। क्या मैं ग्रुप से हट गया हूं? नहीं आचार्य जी, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है, आप बिल्कुल दिख रहे हैं। अच्छा, आइए अब हम चलते हैं देशांतरों से जुड़ी हुई ही अगली एक खास गणना पर, और वो गणना है संपातिक काल। संपात के माध्यम से जो काल लिया जा रहा है वो संपात काल हुआ। और आपको ज्योतिष गणनाओं में दो प्रकार की काल जानकारी होनी जरूरी होती है। एक को कहते हैं इष्टकाल और दूसरे को कहते हैं संपातिक काल। इष्टकाल माने जिस काल को मैं चाहता हूं, इष्ट माने चाहा हुआ। तो किसी भी क्षण विशेष के लिए अगर आप ग्रह गणनाओं को निकालना चाहते हैं, जानना चाहते हैं किसी एक खास क्षण में कि उस समय ग्रहों की स्थिति क्या है, कहां सूर्य है, कहां चंद्रमा है, कहां राहु है, कहां केतु है, कहां
बुध है, कहाँ बृहस्पति है, किस स्थिति में, क्या है खगोलीय नक्शे का इस समय स्वरूप, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले लग्न बिंदु की गणना करनी होती है। अब मैंने लग्न बिंदु का नाम पहले भी लिया, अब भी लिया, और उसके साथ साथ एक और बात जोड़ी, पहले भी जोड़ी और अब भी जोड़ रहा हूं कि लग्न गणना एक बहुत ही पृथक प्रश्न है, उस पर अलग से वक्तव्य होगा। आज तो ये बस वार्ता के क्रम में इनका एक उल्लेख हो रहा है कि लग्न को जानने के लिए आपको या तो इष्टकाल की जरूरत, पहली आवश्यकता, जरूरतें तो बहुत है लेकिन आप शुरू कहां से करेंगे? तो वो जो शुरुआती जगह है, वो जो शुरुआती जरूरत है, वो है इष्टकाल। तो इष्टकाल का मतलब वो काल जो मुझे चाहिए, अभीप्सित काल, इच्छित काल। इच्छित काल कौन सा है? जिस काल के लिए मैं, मान लीजिए कि आप आज 10:27 पर की स्थिति जानना चाहते हैं, तो आपको, विभू इसको दिखाइए, 10:27 का इष्टकाल क्या बनता है, ये जानना जरूरी है। इष्टकाल की एक विशेषता यह है कि वो घटी पल में होता है। घटी पलों का अब प्रचलन समाप्त सा होता जा रहा है, लेकिन ये इष्टकाल एक ऐसा विषय है जिसमें ये घटी पल अब भी बने हुए हैं। तो इष्टकाल होता है, इसको सिंपली आप ऐसा समझ लीजिए कि सूर्योदय से लेकर के अभीप्सित काल के बीच की दूरी को घटी पलों में इष्टकाल कहते हैं। एक बार फिर सुनिए, सूर्योदय काल, अर्थात अब इष्टकाल निकालना होगा तो आपको सूर्योदय जानना होगा, पहले आपको सूर्योदय निकालना होगा। अगर आप वही पंचांग प्रयोग कर रहे हैं जिस जगह के लिए आपको वो इष्टकाल चाहिए, तो आप सीधे सीधे सूर्योदय आप पंचांग का ले सकते हैं। लेकिन अगर वो जगह किसी दूसरे स्थान की है, वो जगह आपके पंचांग की नहीं है, तो फिर आपको जो समय परिवर्तन तालिका है या जो कन्वर्जन के नियम है, उनका पालन करना पड़ेगा। ये सारी बातें विस्तार से आगे होंगी। आज आपको पहली बात ये कही कि इष्टकाल सूर्योदय से लेकर के उस चाहे गए समय तक की दूरी का नाम है। सीधा सा मैथमेटिकल फॉर्मूला ये बनता है कि जिस समय के लिए आपको इष्टकाल चाहिए, उस समय में से सूर्योदय को आप घटा दीजिए। अच्छा, अब क्या है कि सूर्योदय घटा दीजिए, ये शास्त्रीय कथन है। लेकिन अब आजकल की स्थिति क्या है कि वो ग्रीनविच मीन टाइम को लेकर चलने के कारण लोगों ने अब ग्रहों को 5:30 के हिसाब से देना शुरू कर दिया, क्योंकि जो हमारे 5:30 के ग्रह हैं वो ग्रीनविच मीन टाइम पर 0 समय के लिए है। तो उस 0 को ध्यान में रखते हुए ग्रहों की स्थितियां देना शुरू कर दिया। 5:30। अब ग्रह स्थितियां या पंचांग का जो आधार है, ये अगर 5:30 लिया हुआ है, तो फिर आप वो सूर्योदय शब्द हट जाएगा वहां से, जहां मैंने आपको पहली बार कहा था। अब हो जाएगा 5:30 से और चाहे गए समय की दूरी। ये तो हो गया इस काल को समझने का। लेकिन शास्त्रीयता जो है वो है सूर्योदय से और अभीप्सित समय की दूरी। तो यहां जैसे आज का सूर्योदय है 5:27,
वैसे वास्तव में आज सूर्योदय है 5:27:16, लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि हमने पंचांग में जो समय मान दिए हुए हैं घंटा मिनट, वो हमने नियरेस्ट मिनट के दिए हैं। 5:27:16 का सूर्योदय है आज, और वो 16 सेकंड न दे करके नियरेस्ट मिनट 27 है तो हमने 27 को दे दिया, इसलिए सूर्योदय आज आपको 5:27 का पंचांग में मिलेगा। तो 5:27, और मान लीजिए हम कोई भी समय ले लीजिए, 10:27 का बनाना चाह रहे हैं तो 10:27 में से घटाइए 10 मिनट 27, 10 बजकर उसमें घटा लीजिए, 5:27 घटाया, या 5:27 घटाया तो 5 आया, और 2.5 घटी का 1 घंटा होता है, 2.5 घटी का घंटा, तो ये 5 घंटे को आप 2.5 से गुणा कर लीजिए, तो ये 12:30 घटी 30 पल, ये समय आपका इष्टकाल कहलाएगा। एक उदाहरण जरा घंटा मिनट सेकंड का भी दे दीजिए। मान लीजिए कि आपको 14:27:30 का इष्टकाल निकालना है, तो आप यही लिख लीजिए। थोड़ा सा आपको एक गणितीय अभ्यास की दृष्टि से मैं ये नया उदाहरण ले रहा हूं। 14:27:30, और अब आप सूर्योदय का भी सही समय ले लीजिए, और मान सूर्योदय है 5:27:16। अब ये इसको घटा दीजिए, टाइम डिस्टेंस बिटवीन दैट एपॉक। उदाहरण 14:27:30 और 5:27:16, अभ्यास उदाहरण बहुत सुंदर। अब ये आपने 32 में से 16 गया 14, और 27 में 27 गया 0, और 14 से 5 निकल गया 9 बचा। अब ये 9 0 14, इसको 2.5 से कर दीजिए, तो कम कैलकुलेटर से आपका सीधे सीधे हो जाएगा। और नहीं तो दूसरा तरीका भी है, 14 को 2.5 से गुणा करो, फिर पल जो बने, इस तरह से जो है वो भी तरीका है। अभी 9 से करोगे तो 9 22.5 आया, 22 30 पल, पस में 30 आ गए, अब वहां 30 आ जाएगा। बहुत सुंदर। अब ये इष्टकाल हुआ आपका 22 घटी 30 पल 35 विपल। 22 घटी 30 पल 35 विपल, ये आपका इष्टकाल हुआ। अब हम आ रहे हैं संपातिक काल पर। संपातिक काल पे आ रहे हैं हम। अब आपने इष्टकाल जान लिया, एक दो बार आप अभ्यास भी करेंगे, ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, आपको बहुत आसानी से ये सारी चीज समझ आ जाएगी। लेकिन संपातिक काल में थोड़ा जरा और है, समझने की बात है। संपातिक काल में एक दो बार का अभ्यास आपको करना पड़ेगा, और करना चाहिए। संपातिक काल में क्या है कि दो बातें हैं। एक बात तो ये है, जैसे इष्टकाल में भी है, इष्टकाल में अगर आप उसी पंचांग के उसी लोकेलिटी के लिए इष्टकाल निकाल रहे हैं, तब तो आप सीधे सीधे सूर्योदय में से वो समय में से सूर्योदय समय घटाया और आपने इष्टकाल निकाल लिया। और मान लीजिए कि पंचांग दिल्ली का है और आप इष्टकाल निकाल रहे हैं वाराणसी का, तो उसमें आपको फिर वाराणसी का सूर्योदय लेना पड़ेगा पहले।
इसी तरह से संपातिक काल में भी एक अंतर है। अभी हम पहला उदाहरण आपको दे रहे हैं कि आप इस पंचांग से संपातिक काल निकाल रहे हैं और किसी अन्य समय का निकाल रहे हैं इसी पंचांग से। तो आप देखिए कि हमारे इस पंचांग में प्रतिदिन का 5:30 बजे का संपातिक काल दिया हुआ होता है, प्रतिदिन का। सबसे पहले ये किसी भी पंचांग को के दिन का पंचांग लें, आप किसी भी दिन का ले लीजिए, कोई भी पेज निकाल लीजिए, तो लेफ्ट साइड में गते के बाद आपको दो चीजें दी हुई हैं, दो चीजें दिए हुए हैं। एक तो है ऊपर दिया हुआ है सांपातिक काल, इनको हाईलाइट करके बता सकेंगे तो अच्छा रहेगा। किसी भी दिन का कौन सा पेज निकाला आपने? हाँ, ये है, मतलब हर पेज में है, ये हर पेज में यही संपातिक काल है ऐसा नहीं है। ये थोड़ा मेरी भाषा से आप कहीं वो न हो जाए, हर दिन का अलग होगा संपातिक काल। पांच जून 2022 का दिया है इन्होंने, 5 जून 2022 का दिया है, बहुत अच्छा। 5 जून 2022 का अर्थ है कि पेज नंबर है ये 61 होगा, या नहीं 61 नहीं है, ये है 5 जून, हाँ हाँ ठीक है, 57 57 पेज, 57 पेज पे आ जाइए आप। और ठीक है, मैंने उदाहरण में भी यही लिया है। 5 जून 27 का आप देखिए, तो ये है आपका संपातिक काल है 22 घंटा 2 मिनट 30 सेकंड। इस संपातिक काल के क्या क्या अर्थ बनते हैं, ये एक थोड़ा और विवेचना का विषय है, फिर अगले दिन लेंगे इस टॉपिक को। आज 22 घंटा 2 मिनट 30 सेकंड का संपातिक काल है दिल्ली के लिए 5:30 पर। ये हुई भाषा पूरी। और दूसरा जो नीचे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बेलांतर। वैसे तो मैंने आज के पाठ्यक्रम में बेलांतर भी रखा हुआ है, लेकिन हो सकता है कि हम बेलांतर को फिर अगले दिन में ले। ये बेलांतर है 11:58 ये आज का बेलांतर है। स्पष्टमान मध्याह्न में और मीन मध्याह्न में जो अंतर होता है वो बेलांतर होता है। इस विषय को भी आगे लेंगे। अभी हम संपातिक काल से संदर्भित गणना आपको जो दे रहे हैं उसको लेके चलिए। तो देखिए, आज मान लीजिए हम 15:30 का संपातिक काल जानना है हमको, 3:30, 15:30। तो पहला कार्य ये करिए कि 15:30 में से 5:30 को घटाइए। दस घंटे आए। तो अब संपातिक काल आपका, पहला मैसेज आपको ये मिल गया है कि संपातिक काल आपका 10 घंटे बढ़कर है। तो 22 घंटा 2 मिनट 30 सेकंड में 22:2:30 लिखिए फिर से, 22:2:30। ये 22:2:30 आज का संपातिक काल प्लस 10 घंटे। अब इस 10 घंटे के साथ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि संपातिक काल में प्रति घंटे के हिसाब से
9.83 मिनट का डिफरेंस होता है। अब 9.83 को आप 10 से गुणा कर दीजिए। ये क्यों डिफरेंस होता है, ये भी एक विषय समझने का, थोड़ा सा अलग से मैं ले लो, इसको इतना ही रहने दो। संपातिक काल 3 घंटे 56 मिनट 24 घंटे में, इतने के अंतर पर होता है। तो 24 घंटे में 3 मिनट 56 सेकंड, तो 1 घंटे में कितना? तो 3 मिनट 180 में 56 जोड़ करके उसमें 24 का भाग दे दीजिए, तो 1 घंटे के लिए आया 9.83। ये मैंने आपको मौखिक रूप से बता दिया, आप करके देख लीजिएगा। 9.83, तो ये 1:38 हुआ। अब आपने आज के समय मान में 10 घंटे जोड़े, फिर उसका संशोधन 1:38 जोड़ा, तो ये आ गया 32 घंटे 3 मिनट और 68 सेकंड, यानी 32 घंटे 3 मिनट 68 सेकंड का आप समाधान करिए। तो ये हुआ 32 घंटे में 24 घंटे घटाए तो 8 घंटे 4 मिनट 8 सेकंड, और ये करेक्ट संपातिक काल है आज का 15:30 दिल्ली के लिए। ये हम आपको इसलिए भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो संपातिक काल है और इष्टकाल है, इन दोनों से ही हम आगे चल करके आपको गणनाएं बताएंगे। तो ये आपको जो है ठीक से अनुमान अभ्यास में आ जाना चाहिए कि संपातिक काल कैसे निकालेंगे। तो संपातिक काल आपने सेम जगह के लिए निकाला, तो कैसे निकाला, एक बार मैं एक संक्षेप में दोहरा देता हूं। पंचांग में आज का संपातिक काल दिया हुआ है, जिस समय के लिए आपको संपातिक काल निकालना है उस समय में से आपने आज के जो संपातिक काल है उसको घटाया, उसको घंटे नोट कर लिए। उतने घंटे अधिक तो होगा ही होगा वो जो आज का संपातिक काल है, पर उन घंटों में 9.83 प्रति घंटे के हिसाब से संशोधन लगेगा, और वो संशोधन 10 घंटे उस अंतर सहित जोड़ करके आपका आज का संपातिक काल स्पष्ट हो जाएगा। एक बात। अब दूसरी बात, मान लीजिए आप आज इसी समय पर बेंगलोर के लिए आप संपातिक काल जानना चाहते हैं, इसी समय के लिए, तो तब कैसे होगा ये बेंगलोर के लिए? तो बेंगलोर के लिए आपको पहले बेंगलोर का देशांतर देखना है। बेंगलोर का देशांतर जो है वो है 7736। बेंगलोर, ये पंचांग में दिया हुआ है बेंगलोर 7736, और इसमें दिल्ली का जो लॉन्गिट्यूड है वो है 7713। ये 7736 और 7713, इनको डिफरेंस किया तो डिफरेंस आया 23 मिनट का। अब वही 23 मिनट को आप 4 से गुणा कर दीजिए। देखिए यहां घंटा नहीं है, यहां है मिनट। डिग्री मिनट सेकंड होते हैं ना, तो मिनट है, इसलिए जो टाइम डिफरेंस आएगा वो सेकंडों में आएगा। 4:23 को 4 से गुणा कर दीजिए तो 92 सेकंड का डिफरेंस आया। बयानबे सेकंड का डिफरेंस आया। लेकिन ये 92 सेकंड का डिफरेंस प्लस है कि माइनस है, ये आपको देखना है।
चूंकि लॉन्गिट्यूड जो है वो आगे जा रहा है, बेंगलोर दिल्ली से लॉन्गिट्यूड में 23 मिनट आगे है, तो ये प्लस हो जाएगा। 23 मिनट माने 92 सेकेंड। 92 सेकेंड का मतलब हुआ 1 मिनट एंड 32 सेकेंड। तो ये 92 सेकेंड जोड़ दीजिए जो आपने दिल्ली के लिए संपादित काल निकाला था, उसमें ये जोड़ दीजिए। दिल्ली का संपादित काल आया था 8 घंटे 4 मिनट और 8 सेकेंड। वेरी गुड। 8 घंटे 4 मिनट और 8 सेकेंड, इसमें ये 1 मिनट 32 सेकेंड जुड़ जाएगा। अब आपका ये संपादित काल आ गया। एक बात बता दूं आपको, ये संपादित काल को ठीक से लेने में कई लोग गलती कर जाते हैं और अभ्यासी लोग भी गलती कर जाते हैं, जबकि आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप उसको लेंगे तो ऐसा चांसेस नहीं है, आप बहुत अच्छे से पकड़ पाएंगे। और ये जो है आगे जब आपको लग्न सिद्धि हम बताएंगे तो लग्न सिद्धि में इसका बहुत बड़ा योगदान है। ये एक मुख्य बिंदु है, गणना का आधार का मुख्य बिंदु है ये। संपादित काल को आपको और भी विधियां हैं। हमारे पिछले वर्ष के पंचांग में हमारे आदरणीय भोलादत्त महितोल्य जी का एक लेख है, लग्न। अगर आपके पास किसी के पास वो पिछले वर्ष का पंचांग हो और आप अभ्यास करना चाहें तो आप वहां भी देख सकते हैं। उसमें संपादित काल को निकालने की एक और भी विधि आगे दी हुई है, लेकिन ये जो विधि मैंने आपको दी है ये बहुत ही सहज और अच्छे से पकड़ने की है। अगर वो पंचांग का है, मेरे भी मोबाइल में है, लेकिन मेरा मोबाइल इस समय ऑन उस पे है, इसी में संपादित काल को 1.0 कुछ है वो संख्या, उससे गुणा करके डिफरेंस को, एक नियतांक है वहां गुणा करके, इधर ही है देखना, मैंने गणित करके देखा है, इसमें करीबन 3-4 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, इष्ट काल और संपादित काल पर एक बात आपको बड़ी खास तौर पर जाननी जरूरी है कि इष्ट काल जो है उसकी सूक्ष्मता इतनी शुद्ध नहीं है जितनी संपादित काल की। संपादित काल की खासियत यह है कि आप पूरे हिंदुस्तान के किसी, पूरे भारतवर्ष के किसी भी कोने के लिए अगर आप गणित करेंगे तो इसमें 6 सेकंड से अधिक की गलती नहीं हो सकती, केवल 6 सेकंड से अधिक की। हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, अंतर नहीं हो सकता। इष्ट काल आप कितना भी सही निकालें उसमें गलती की संभावना मिनटों में है, और मिनट जब पल बनेंगे तो वो फिर 2.5 गुना बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक तो पंचांगों के द्वारा सूर्योदय और सूर्यास्त को लिए जाने का ठीक ठीक नियम नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए हमने सूर्य सिद्धांत के अनुसार लिया है और नियम यही है। सूर्य सिद्धांत कहता है, जब हम सूर्योदय सूर्यास्त आपको बताएंगे तो उस समय चर्चा करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे, आपको उदाहरण सहित तौर दे करके आपको पूरी तौर से सूर्योदय सूर्यास्त का गणित करना बताएंगे हम। लेकिन यहां पर आप इतना सुन लीजिए
कि सूर्य उदय या सूर्य अस्त का जो गणना है इसका आधार है निरक्ष देश पर। अब फिर वो अक्षांश पर आ गए हम। अक्षांश का वह स्थान जहां अक्षांश 0 होता है उस स्थान को भूमध्य रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा पर सूर्योदय हमेशा 6 बजे होता है। अच्छा, क्योंकि वहां पर चरांतर, जो मैंने अभी आपको शब्द दिया जिस पर मैं अब आपको लाना जा रहा हूं, और हो सकता है कि मैं समझता हूं आज इतना ही हो पाएगा क्योंकि समय बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और मैं देख रहा हूं कि चरांतर, निरक्ष देश, निरक्ष कहते हैं निह अक्ष, अतः वो रा हो गया संधि में। निरक्ष माने जिसमें अक्षांश नहीं है यानी शून्य है। वहां हमेशा सूर्योदय 6 बजे और मध्याह्न 12 बजे और सूर्य अस्त 18 बजे होगा। तो अब हम बोल रहे हैं चरांतर पर। ये चरांतर ही के लिए फिर अक्षांश की गणित जरूरी होती है, क्योंकि चरांतर की जो गणित है ये अक्षांश पर निर्भर करती है। अक्षांश और सूर्य की क्रांति पर। तो सूर्य की क्रांति तो एक अलग विषय है, लेकिन जो अक्षांश है वो एक भौगोलिक विषय है। हमने कहा था ना कि गणितों के लिए देशांतर और अक्षांश की बड़ी भूमिका है। देशांतर के लिए आपने 2-3 बातें समझ ली। अब ये अक्षांश पर बात समझने की है कि जो अक्षांश है ये जो है टाइम इक्वेशन का डिफरेंस बनाता है। ये आपका जब अक्षांश आप लेंगे तो चरांतर का डिफरेंस बनाता है। चरांतर को अंग्रेजी में एसेशनल डिफरेंस कहते हैं, चढ़ते रहने का अंतर। ग्रह उदित होने में क्या अंतर, किस अंतर से चल रहा है, तो वो अंतर का जो कंपैरिजन है वो निरक्ष देश से लिया जाता है। चूंकि निरक्ष देश पर इतना, इसलिए इस पर इतना, ऐसा है। निरक्ष 0 अक्षांश पर तो चरांतर एसेशनल डिफरेंस। एक अक्षांश पर सूर्य उदय जो होगा, 2 अंश पर जो होगा, 3 अंश पर जो होगा, इन सब में डिफरेंस होगा। और वो डिफरेंस कितना होगा उसका नाम है चरांतर। चर, मूल शब्द चर है। ज्योतिष की पुस्तकों में अधिकतर इनकी सारणियां दी हुई होती है। अक्षांश के हिसाब से सारणी दी है। एक अक्षांश पर इस क्रांति पर अक्षांश और क्रांति, अक्षांश और क्रांति, क्रांति की सीध में देखो, अक्षांश की सीध में देखो और वहां से चर ले लो कितने मिनट का है। ये चरांतर कभी भी 16 मिनट से अधिक नहीं होता है। एक जनरल नॉलेज की बात है, ये आपके संज्ञान में रहनी चाहिए। आप इसकी गणित में प्रवेश हो रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो ये चरांतर 16 मिनट से कभी कम नहीं होता है, वो अधिक नहीं होता है। और ये प्रत्येक अक्षांश के हिसाब से घटता और बढ़ता है। इसीलिए इसकी गणित का एक आवश्यक अवयव है अक्षांश। तो आपने जब चरांतर को लिया तो सूर्योदय के जो अवयव बने वो ये बने 6 बजे यानी निरक्ष देश का सूर्योदय प्लस आपके अक्षांश का चर
ये चीजें लिख लीजिए। 6 बजे का सूर्योदय कहां का? निरक्ष देश का। प्लस चर ये कहां का? आपके अक्षांश का। आपके अक्षांश का प्लस टाइम इक्वेशन का डिफरेंस आपका, जो जैसे अगर आज आप निकालना चाहें तो आज आपका था 5 जून का, तो आज का डिफरेंस, टाइम डिफरेंस है 1 मिनट 35 सेकेंड, और प्लस उस जगह के देशांतर का डिफरेंस, जिस जगह के लिए आप निकाल रहे हैं। जैसे दिल्ली का है तो 21 मिनट और 8 सेकेंड है, प्लस 21 मिनट और 8 सेकेंड। अब ये हुआ सूर्योदय। अच्छा, हमने बात शुरू क्या कह करके की थी? हमने बात शुरू ये कह करके की थी कि संपातिक काल में गलती का जो अमाउंट है वो 6 सेकंड से अधिक नहीं है पूरे भारत के लिए, लेकिन इष्टकाल में अंतर है। तो उस बात में हम आपको ये कह रहे हैं कि ये जो सूर्योदय, ये जो गणित करके हमने दिया है, और ये आगे आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली सब समझाया जाएगा। ये डिफरेंस, ये जो सूर्योदय, ये सूर्य सिद्धांत के अनुसार है। और जो अन्य पंचांग हैं, हम यहां पर ये नहीं कह रहे हैं उनका सूर्योदय गलत है, ये ध्यान रखना आप। जैसे हम पंचांग को गलत बोल रहे हैं, वो है, लेकिन उनका सूर्योदय गलत है ऐसा नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनका सूर्योदय उन्होंने उनकी जो सिद्धांत है उन पर लिया है, और इसके सिद्धांत है 3। पहला सिद्धांत है कि सूर्य जब उगता है तो उसकी पहली रेखा, सूर्य जब उगता है तो उसका सारा गोला नीचे होता है क्षितिज से, पहली किरण ऊपर आती है तो ये सूर्योदय वो होता है। इसको शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं किरण बकरी भवन संस्कार। किरण बकरी भवन संस्कार, इस शब्द को 1-2 बार बोल दो अपने मुंह से। किरण बकरी भवन संस्कार, किरण बकरी भवन संस्कार। भवन संस्कार। तो ये क्या है कि एक तो सूर्योदय वो है जब सूर्योदय क्षितिज से नीचे सूर्य है, और एक वो है जब ठीक मध्य में सूर्य है, और एक वो है जब पूरा सूर्योदय क्षितिज के ऊपर है। ठीक है, आशा करता हूं और कोशिश मेरी ये है कि बातों को बिल्कुल व्यवस्था से और सहज ढंग से ऐसे कि आप समझ सकें, कोई जटिलता ना आए, ऐसा मेरा प्रयास है। फिर भी मनुष्य कमियों का भंडार है, ये ध्यान रखना है। तो इस अंतर के कारण इष्टकाल में गड़बड़ हो जाती है, इष्टकाल वो जो है वो त्रुटिपूर्ण हो जाता है, और वो त्रुटि कितनी होगी ये भी आपको पता नहीं होता कि मेरे इष्टकाल में यहाँ के लिए मैंने जो बनाया वो कितनी त्रुटि है उसमें, ये भी आपको पता नहीं हो पाता। ये भी आप जब आप फिर त्रुटि करने के लिए फिर आपको उनका सूर्योदय गणित करना पड़ेगा सिद्धांत से, तब आपको पता लगेगा कि आपने जो समय लिया है वो कहां से लिया है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार आपको जो बीच वाला सूर्योदय है ये लेना है। ठीक है, चरांतर जो है ये 2 प्रकार का होता है। अगर आपका जो स्थान है वो उत्तर में है, पूरा भारतीय उत्तर में है, इसलिए इस पे तो कुछ कहने सुनने की बात ही नहीं है, और अगर आपका जो सूर्य की क्रांति है ये भी उत्तर में है, तो तब जो चरांतर आता है इस पर आप ज्यादा
जोर न दीजिएगा, बस जितना सिंपली, क्योंकि ये सूर्योदय में हम आपको दोबारा से ये समझाएंगे, वहां ये बातें विस्तार से नोट भी कराई जाएंगी आपको। पर यहाँ पर जो चरांतर का सिर्फ आपको मैं उपयोग किस तरह से करने का एक सेंटेंस बोल रहा हूं कि अगर आपका स्थान उत्तरी अक्षांश में है, आपका तो भारत उत्तर में है, लेकिन जब आप विद्यार्थी होंगे तो आपको तो दक्षिण का भी तो स्थान आपके पास आ सकता है। तो आपको संज्ञान में तो होना चाहिए ना कि उत्तर का ही स्थान है और उत्तर ही क्रांति है। तो जो चर आएगा वो सूर्योदय के लिए माइनस हो जाएगा। अगर दोनों प्लस है या दोनों माइनस है तो सूर्योदय के लिए चर माइनस हो जाएगा, और अगर दोनों अलग अलग हैं तब सूर्योदय के लिए प्लस हो जाएगा। और अगर सूर्योदय के दूसरा नियम, अगर सूर्योदय के लिए प्लस हुआ है तो ये सूर्यास्त के लिए माइनस हो जाएगा। ऐसे ही अगर सूर्योदय के लिए माइनस हुआ है तब सूर्यास्त के लिए प्लस हो जाएगा। यहां पर थोड़ा सा ये एग्जाम्पल और आगे का रह गया है, इसको मैंने नोट कर लिया है, अगले दिन लेंगे। अभी दो एक बिंदु और रह गए हैं, उन पर भी बाद में बात करेंगे क्योंकि पूरा आपका समय हो गया है और मैं यहाँ पर विषय को पूरा कर रहा हूँ। अब आगे श्रीमान भद्रभाव आप लोगों जैसा चाहें वैसा आगे आदेश करें। ये आज का विषय यहीं पर हुआ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। और मैं एक निवेदन करूंगा कि आगे की अगली कक्षाएं कब होंगी इसके विषय में आप कुछ कहना चाह रहे थे, ये अगर आपने वो स्पष्ट कर दें। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। देखिए, मेरा 17 जून से 23 जून का रोजड़ का कार्यक्रम है, क्योंकि जैसे आप लोग ध्यान दे रहे हैं ऐसे ही कुछ और भी विद्वान हैं जो बड़ी निष्ठा और गंभीरता से मेरी बात को ले रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको ये शब्द कहे कि शायद सत्य अपनी जगह ले रहा है और शायद सत्य मेरी बात सुन रहा है, तभी आप लोगों में भी भावना जागृत हो रही है, हुई है और हो रही है। आगे के लिए भी आप लोग चिंता में हैं, आप लोग समझ रहे हैं कि ये सारा कार्य चल रहा है। अभी कैसे चल रहा है ये हम तो जानते ही हैं, लेकिन आप भी उसको आभास कर रहे हैं। और आप अर्थ संचयन की दृष्टि का जो आपने बात कही है, वो यद्यपि मैं ये जो प्रशिक्षण आपको दे रहा हूं इसके पीछे धनार्जन धन भावना कहीं से कहीं तक नहीं है। और एक बात मैं आपको कहूं कि कोई भी व्यक्ति मेरे फोन संख्या या मेरे पेटीएम की भावना से मुझे धन नहीं भेजे। जो भी धन आपको भेजना है वो आरसायन का एक ट्रस्ट है, आरसायन नाम का हमारा एक ट्रस्ट है। आरसायन ये नाम हमने दिया है। उत्तरायण उत्तर के मार्ग पर, दक्षिणायन दक्षिण के मार्ग पर। हमने आरसायन नाम इसलिए दिया है वेदों के मार्ग पर। तो आरसायन नाम का एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट का एक बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट है। ये अकाउंट पंचांग के पृष्ठ संख्या 28 पर भी छपा हुआ है। तो जो भी आपको धन देना हो उसे कृपया, मेरा वो नहीं है कि आप दे ही दें, मेरे लिए तो इतना भी बहुत है। आपको यकीन न मैं बताऊं, मेरे लिए तो इतना भी बहुत अधिक है कि आप एक पंचांग प्रति की लें और उसका सहयोग राशि भेज दें और उस पंचांग को देखें, पढ़ें और समझें। ये मेरे लिए आपका सर्वोत्तम सहयोग है। अब इसके अतिरिक्त जो आप कर रहे हैं वो तो आप समझ लीजिए सर्वोत्तम से भी फिर अगली बात है। तो मेरा 17 से 23 जून का कार्यक्रम रोजड़ में है। मैं समझता हूं कि मैं अब आपको 23 जून आने के बाद का जो रविवार होगा
वहां से ही आपको मैं अपना समय दे पाऊंगा। और मेरे से जितना भी हो पाएगा, आप लोग को मैंने पहले भी बताया है कि आप यहाँ भी शंका रख सकते हैं, लेकिन यहाँ समय ज्यादा हो जाता है और फिर वो लंबा वीडियो लोगों के लिए रुचि का विषय नहीं रह जाता। तो जो भी हो, आप यहाँ भी शंका रखना चाहें तो जैसे व्यवस्था हो, और या आप व्यक्तिगत तौर से भी कुछ लोग मुझे पूछ रहे हैं और मैं उनको उत्तर दे रहा हूँ। और मेरी अपनी आत्म व्यवस्था ये है कि मुझे जो बात पूछी जाती है मैं उस बात का यथासंभव यथाशक्य जो भी है उत्तर अवश्य देता हूँ। तो आपको जो भी शंका है समाधान हो, किसी पुराने विषय को भी आप दोबारा से सुनना चाहें, दोबारा से समझना चाहें, तो वो भी आप कह सकते हैं, वो भी आपको मिल सकता है। कोई चीज, अब जैसे आज मैं चरांतर पे आया हूँ, मैं चरांतर का उदाहरण एक आपके लिए लाया था, तो सोच रहा था वो भी करूंगा, लेकिन नहीं, फिर वो बहुत समय ले लेगा और अधूरा में बात रहने जाती। तो दूसरे दिन आप ध्यान रखिए, मुझे शुरू करते ही पहले आप चरांतर की बात कर दीजिए, तो मैं ये जो आज का छोटा हुआ विषय है इसे ले लूंगा। और फिर आगे आपको बहुत विषय हैं जो सुनने और पढ़ने हैं, समझने हैं। मैं अब आपको रोजड़ से आने के बाद ही मिल पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। और हम आचार्य जी से संपर्क करके जो भी समय और दिन होगा वो सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में सूचना भेज देंगे। और आप सभी का ध्यानपूर्वक कक्षा सुनने के लिए और आचार्य जी का बहुत ही हार्दिक धन्यवाद। गुरु विवेक वरुण जी का, आचार्य विवेक वरुण जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अकाउंट नंबर जो आरसायन ट्रस्ट का है वो भी स्क्रीन पे दिखाया गया है, वो पंचांग में भी है। और गुरुकुल क्रांति ट्रस्ट का जो नंबर है वो भी मैसेज में दिया गया है और वो भी व्हाट्सएप में किया गया है। आपको जहां उचित लगे आप वहां पे कर सकते हैं। दोनों से जो भी है राशि जो है हम आचार्य जी को ही देने वाले हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सभी कोई एक बार ओम का उच्चारण करके इस कक्षा को यहाँ पे विराम करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी, सभी को सादर नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी।